अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। रख़्ते दिल बाँध लो सुनहरे बानों। रख़्ते दिल इस नावल का नाम है। पिछले नावल में मैंने इसको रख़्ते सफ़र प्रोनाउंस किया था, तो उसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। इसका दूसरा बाब है तन और। शाम होने वाली थी, लेकिन कोई ढंग की न्यूज़ नहीं मिली थी। अरमान के पारे का नुक्ता-ए-उबाल तक आ पहुँचा था। पिछले 2 हफ्तों से वो 5 न्यूज़ चैनल्स की रैंकिंग में चौथे नंबर पे था। अब ये रैंकिंग क्या कम थी कि पहले चैनल ने किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू किया और वो रैंकिंग में सबसे नीचे गिर गया। उसे यकीन था कि यही हालात चले तो चैनल बंद हो जाएगा। शर्मिंदगी अलग, नुकसान अलग। इट्स ओके नोमी, हम कर लेंगे। आज का दिन छोड़ कल देखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसी का एक वर्कर कह रहा था। अरमान ने आंख बरसाती आंखों से उसे देखा। मारिया छुट्टी लेना चाहती थी। अली को उसके घर में ज़रूरत थी। क्या खबर कि किसी दिन वो चाकू से अपना गला ही काट ले। अरमान कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने गया था। मारिया ने रजिस्टर उठाया। उसे पता था अरमान गुस्सा नहीं होगा। इसने रजिस्टर पर छुट्टी की दरख्वास्त लिखी और बैग उठाकर घर चल दी। मालूम होता था आज कल से ज़्यादा मूसलाधार बारिश होगी। 3 बजे ही मौसम इंतहा का खुन्क था। वो मर्सिडीज ड्राइव करके गई थी। इसी घर में यूं ही अंदर बढ़ी और ठटक कर रह गई। अली अभी तक सोया हुआ था। उसकी नींद में कुछ अरसे से इजाफा होता चला जा रहा था। अली, वो उसके करीब आ बैठी। ये कहाँ सोए हुए हो? वो दरवाजे के करीब बिछे कालीन के पास ही सो गया था। मारिया को झटका लगा। अली ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। मैं तो उठो, उठो यहाँ से। वो उसे बाजू से उठाकर अंदर ले आई। मारिया, हाँ। उसने बैग बेस पर रखा। वो सोफे पर आ बैठा। तुम जल्दी आ गई? हाँ। मारिया ने सर हिलाया। मैंने सोचा अली घर में अकेला है। वो मुस्कुराई तो अली ने उसे देखा। तुम अली की वजह से घर जल्दी आई? हाँ। बताओ क्या खाओगे? पता नहीं। चाय पियोगे? चाय? वो खाली खाली नजरों से उसे तक रहा था। नहाए हो? हाँ। वो फौरन बोला और होंठ फैलाकर मुस्कुराया। भूख लगी है। मैं खाना बना रही हूँ। वो वापस पलट गई। अली ने उसके बैग की तरफ देखा, फिर उसे देखा। जाने वो आज जल्दी क्यों आ गई थी? मारिया, हाँ। तुम काम क्यों करती हो? बाहर क्यों जाती हो? तुम अली के पास रहो ना, हर वक्त, हर पल। मारिया ने चेहरा मोड़ लिया। वो महज अपना ज़हन फ्रेश करने बाहर जाती थी। थोड़ी देर अरमान के साथ रहना, दोस्तों में गुजारना, ताकि एहसास हो कि हाँ, सब कुछ नहीं बदला। ताकि ये एहसास बाकी रहे कि अली के सिवा कुछ नहीं बदला। एक अली नहीं है तो किसी के पास बाकी सब तो है। ये अली है, वो अली नहीं है तो क्या, लेकिन इसका अली तो है। उसे पता ही नहीं चला वो कब उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वो पलटे थोड़े सर झुकाए खड़ा था। अली, अली तुमको बहुत तंग करता है ना? मारिया मुस्कुरा दी। नहीं तो? मारिया लफ्ज़ अली। हाँ, लेकिन वो सहमे लहजे में बोला। अली की वजह से परेशान मत हुआ करो। अली इज़ वेरी सॉरी। मारिया उसे देखती रह गई। वो नज़रें झुकाए खड़ा था। उसे याद आया जब वो भी ऐसे ही नज़रें झुकाए उसके सामने खड़ी होती थी। इट्स ओके। उसने नरमी से उसके गाल पर अपने लब रखे थे। मनाल ने उष्णा को उसके घर तक ड्रॉप किया। उष्णा कार से उतरी और मनाल के जाने का इंतज़ार करती रही। वो इख्तितामी कलमात के बाद रुखसत होगी तो उष्णा किसी टैक्सी का इंतज़ार करने लगी। उसे आज घर जाना था। वो मनाल से कहती तो उसे फ्लैट ड्रॉप करने की बजाय घर तक की लिफ्ट देती, लेकिन उसने वो मुलाकात पोशीदा रखना चाहिए। काफ़ी देर बाद वो टैक्सी आकर रुकी। वो घर पहुंची तो शाम हौले-हौले गहरी होती जा रही थी। सोसाइटी में गहरी खामोशी थी। यूँ मालूम होता था जैसे वहाँ कोई ज़ीरू न बसती हो। उसने बिल अदा किया और टैक्सी से निकली। वो किसी ऊंचे बंगले के सामने खड़ी थी। चौकीदार शायद इधर-उधर हो गया था। वो आगे बढ़ी और मेन दरवाजे की घंटी बजाए। चौकीदार वाकई गायब था। कौन? उष्णा वो आवाज़ अच्छी तरह पहचानती थी। कहने लगी, मैं हूँ भाभी। उष्णा। उसकी आवाज़ इस कदर ऊंची तो थी कि सुनकर बर वक्त खोल दिया जाता, लेकिन काफ़ी देर तक खामोशी रही। शायद भाभी किसी से फ़ोन पर मसरूफ़ हो गई थी। उष्णा को वो आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। वो फ़ोन पर अपने शौहर से मुखातिब थी। उष्णा आई है। हाँ हाँ, अकेली है। क्या अंदर आने दूँ? उष्णा ने सर झटका। आखिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया।
भाभी ने चेहरे पर दस ना से लबरेज मुस्कुराहट सजाई और उसे देखने लगी। "उष्णा, आओ, आओ।" वो उसे अंदर आने का रास्ता दे रही थी। ये चौकीदार भी न जाने कहाँ मर गया, ड्यूटी भी ठीक से अदा नहीं करता। उष्णा अंदर दाखिल हुई, धीमे कदमों से चलती हुई ड्राइंग रूम में बैठ गई। भाईजान कहाँ है? उसने इस्तफसार किया। अब क्या बताऊँ, तुम्हारे भाईजान तो बहुत मसरूफ रहते हैं। आजकल काम भी मंदा चल रहा है। बस अल्लाह बचाए रखे। उष्णा ने यूं ही निगाहें दौड़ाई। ड्राइंग रूम की हर शय से इमारत टपक रही थी। मामूली से मामूली मामूली शय भी कीमती महसूस होती थी। दबेस कालीन में उसे पाँव धंसते हुए महसूस हो रहे थे। सोफे पर बैठते ही अंदर वो धंस गई थी। हालांकि सब तो मंदा चल रहा था। उसने सुना, भाभी पूछ रही थी, अब क्या खाना पीना है? क्या मेहमान की मेहमान नवाजी उससे पूछकर की जाती है? उष्णा ने नफी में सर हिला दिया। परेशान मत हो, मैं अपने घर से भूखी नहीं आई। फ्लैट में भी खाना मिलता है। भाभी खामोश रही। एक लम्हे उसे देखती रही, फिर अंदर बढ़ गई। उसे घर आए बस 4 घंटे हुए थे कि अरमान की कॉल आ गई। अब तो शाम होने वाली थी। दिन ढल रहा था। नोमी आई एम सो अरमान तो अपना मुद्दा खोलकर बैठा हुआ था। वो सिद्रा है ना, उसकी अचानक ही तबीयत खराब हो गई है। वो तो कैमरे के सामने 1 मिनट भी नहीं बैठ पाएगी। फीमेल एंकर की ज़रूरत है। फ़ौरन आ जाओ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। उसने मारिया की बात काट दी। 2 घंटे में नेशनल पार्क के साथ जो हाल है वहाँ पहुँचो। मारिया ने सर झटक दिया। उस तरफ सोफे पर बैठा अली तो अपने आप में मसरूफ था। उसने बैग देखा, कपड़े बदले, बाहर निकल गई। यूं ही किचन से गुजरते हुए उसकी नज़र टेबल पर रखे चाकू पर जा पड़ी। उसने फौरन उसे उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। फिर पलट कर देखा। अली उसे बगौर देख रहा था। तुम जा रही हो? मारिया रुक गई, कुछ हिचकिचा गई। नहीं, कहीं नहीं। उसने पर्स रखा ही था कि अली का चेहरा तारीक हो गया। अली की वजह से मत रुको मारिया। अली तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम जाओ, अली कुछ नहीं करेगा। वादा, पक्का वादा। मारिया को अब यकीन नहीं आता था। वो एक पागल शख्स पर भरोसा नहीं करती। उसने देखा कि अली अपने काम में मशगूल था। हाँ, वो एक पागल पर भरोसा नहीं करती थी, पर अली पर पूरा एतमाद करती थी। भाभी ने वाकई उसे कॉल कर दी थी। एक-एक लम्हे की न्यूज़ उसे पहुंचा रही थी। तभी वो उस दिन जल्दी घर वापस आ गया था। उष्णा अभी तक ड्राइंग रूम में बैठी थी। कार की हॉर्न की आवाज़ आई तो भाभी बाहर गई। दोनों बाहर ही रुके रहे। काफ़ी देर तक मियाँ बीवी में सरगोशियाँ होती रहीं। आखिर कदीर अंदर दाखिल हुआ। भाभी ने इसका कोट थामा हुआ था। उष्णा, वो इसके सामने आ बैठा। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल पड़ी हो? मैं झगड़ा करने नहीं आई भाई, उष्णा ने धीरे से कहा। ये तो अच्छी बात है। वो मुस्कुराया और उसकी बीवी उसके लिए पानी ले आई। वैसे कितने दिन यहाँ रुकने का इरादा है? अब उष्णा ने उसे देखा। फिक्र मत करें, मैं आपका खर्चा पानी कम करने नहीं आई, ना ही बढ़ाने आई हूँ। मैं वो मांगने आई हूँ जो मेरा है। अच्छा, क्या है तुम्हारा? उसने उष्णा को घूरा। उष्णा एक लम्हे बैठी रही, फिर बोली, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं भाई। मैं वकील की खिदमत ले लूंगी। मुझे धमकी दे रही हो? कदीर ने उसे देखा। देखो उष्णा, हम दोनों जानते हैं तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं बचा। ये मेरी नवाजिश है, मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी। मेरी नवाजिश है कि तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। इसके बावजूद तुम फ्लैट में इसलिए रह रही हो ताकि सबको दिखा सको कि तुम्हारा भाई बेहद जालिम है। जो तुम्हारा हिस्सा बनता है वो पहले ही अब्बाजी तुम्हारी पढ़ाई पर लगा चुके। यार रहना है तो मेरी मर्जी से रहो, नहीं तो अपना ठिकाना ढूंढ लो। उष्णा चुपचाप बैठी रही। कदीर उठा और अंदर बढ़ गया। वो अकेली ड्राइंग रूम में विराजमान दीवारों पर लगी पेंटिंग्स को तकने लगी। वो मेन हॉल तक पहुंची तो वहां हालात ही कुछ और थे। अरमान वही मौजूद था। रिपोर्टर्स मौजूद थे। अरमान ने उसे दूर से ही देख लिया और उसे इशारा किया। ये सब 40 मिनट में वो यहाँ होंगे। जिस कदर सवाल तैयार कर सकती हो करो और अपना हुनिया भी ठीक करो। लेकिन किसका इंटरव्यू देना है? वो उलझी नजरों से अरमान को तकने लगी। यार वो मशहूर एक्टर है ना। उसने एक्टर का नाम लिया। वो आ रहा है। बड़ा एक्टर है। इसका इंटरव्यू करेंगे तो बड़ा फायदा होगा। सिद्रा छुट्टी देकर चली गई है। मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता।
अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने का एक मौका मिला है तो मैं इसे ज़रूर काम में लाऊँगा। चलो बॉयज़ तैयार हो जाओ। उसने पास खड़े रिपोर्टर से नोटबुक थामी। उधर अरमान कह रहा था, हमें हाज़रीन की तवज्जो बाँटनी है। तुम बेस्ट एंकर हो। तुम्हारी उम्र चूँकि कम है और खूबसूरत भी हो, इसलिए वो सबसे ज़्यादा तवज्जो तुम पर ही देगा। सबसे मुनफरिद सवाल करना और अपनी जगह बनाए रखना, ओके? उसने इस बात में सर हिलाया। ओके। उसे पता था यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। एक बार फिर वो खाली हाथ घर से निकल गई। अपनी सोचों में रवां-दवां पैदल ही फ्लैट की तरफ बढ़ने लगी, जो सोसाइटी से करीबन 6 किलोमीटर दूर था। कदीर इतने अरसे से उसे ज़लील कर रहा था। दोनों मियाँ-बीवी इसका हिस्सा जायदाद से काट डालने की फिराक में थे। वो रोड पर टैक्सी के इंतज़ार में खड़ी थी। अंधेरा छाने लगा था। उसने यूं ही नज़रें उठाकर रोड की तरफ देखा ही था कि उसे लगा जैसे कोई उसे पुकारता रहा है। नज़रअंदाज। अब की बार तो कोई बहुत करीब से बोला था। उष्णा ने चेहरा मोड़ा, अपने साथ खड़े शख्स को देखा, बस देखती रह गई। तुम तुम अरहम? वो एक लम्हे में पहचान गई थी। ये हुलिया उसे कि कदरे शनासा सा लगा है, तभी निगाहों में सब्त हो गया था। तुम यहाँ? हाँ, मैं बस। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो नौजवान एक लम्हे के लिए ठटका। देखो, मुझे गलत मत समझो। मेरा दोस्त सामने वाले मार्ट का मालिक है। मैं उससे मिलने आया था। मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा, समझी? मैं कैसे मान लूँ तुम सच बोल रहे हो? आरव हँस दिया और बोला, ना मानो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो सकता है तुम मेरा पीछा कर। क्या? उष्णा चौंक उठी। हाँ ना, सारे पापी लड़के तो नहीं ना होते। तो मुझे वही नजर आती हो जहाँ मैं होता हूँ। क्या पता तुम मेरा पीछा कर। ए मिस्टर, माय नेम इज अरहम। वो बात काट कर बोला, जानती हूँ मैं, और तुम जैसे से निपटना भी मुझे अच्छी तरह से आता है। मुझ जैसे? उसने खुश्क नजरों से उष्णा को देखा। उष्णा एकदम कुछ कह नहीं सकी। उसके चश्मे के पीछे घूरती आंखों को देखती रही। वो उससे उम्र में बड़ा था, किसी भी लफ्ज की तारीफ पर पूरा उतरता था, लेकिन वो आवारा मंश नहीं। वो फुटपाथ पर खड़ी रही। टैक्सी खुद ब खुद उसे मुसाफिर जानकर करीब आ खड़ी हुई। चलेंगी मैडम? हाँ। वो फुटपाथ से उतरी और टैक्सी में बैठ गई। यूं ही उसने शीशे की दूसरी तरफ देखा। वो वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर हाथ लहराने लगा। उष्णा सब्र का घूंट भर के रह गई। वो घूरते हुए चेहरा मोड़ लिया, फिर दोबारा पलट कर देखा। क्यों लगता है जैसे मैंने उसे कहीं देखा है? वो किसी उलझन का शिकार है। इंटरव्यू तकरीबन 2 घंटे पर मुहित था। फिर वीडियो को क्लीन करना, क्रॉप करना, इसमें ही रात हो गई। अरमान पर जैसे जोश सवार था। उसने मारिया को भी न जाने दिया। उसे यकीन था ये इंटरव्यू इसकी रेटिंग को ऊपर ले जाएगा। उसके वर्कर्स काम में महव थे। लाइव शो ने पहले ही धूम मचा दी थी। वो मुसलसल खड़ा मुखालिफ चैनल पर नशर होने वाली इंटरव्यू की तनकीद में मसरूफ था। मारिया ने रुख बदला। फ़ोन निकालकर घर वाले फ़ोन पर कॉल की। कोई रिसीव ही नहीं कर रहा था। शायद अली सो गया था। लेकिन क्या अगर वो वाकई सो गया तो? एक लम्हे में वो भयानक ख्याल उसका ज़हन ज़ख्मी कर गया। उसने पलट कर देखा। अरमान बाकियों के साथ मशगूल था। वो तेज़ कदमों से उसकी तरफ लपकी। उसके चेहरे पर छाई घबराहट को वो एक ही नज़र में भाप गया। अली हैदर की हालत किस कदर नाजुक थी, ये तो वो जानता था। उसने सर हिला दिया। मारिया ने बैग उठाया। रुको, वो पीछे से बोला और कार की चाबी निकाली। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो उसके पीछे पीछे होली। नानी जान की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। वक्त बेवक्त उल्टियाँ, बेआराम नींद, दिन भर सर दर्द। और तो इस परदेस में वो महज एक मुलाज़िमा और अपने बेटे के कारोबार के भरोसे बैठी थी। सादत साहब की भी जाने कैसी शामत आई। एक बीवी के होते हुए भी दूसरी शादी कर बैठे। बस फिर वही फसाद, वही हंगामे। दूसरी बीवी तो बेटी को जन्म देते ही गुजर गई। बच गई थी नन्ही जान और सौतेली माँ। जैसे तैसे 3 साल गुजरे, फिर खुदा को शायद नन्ही जान पर रहम आ गया, जो उस औरत को भी अपने पास बुला लिया। सादत साहब को तो सदमा ले बैठा। 2 छोटे बच्चों की परवरिश अब इनके ज़िम्मे थी। आखिर दूसरी बीवी की माँ आकर कहने लगी, बच्चे जवान होंगे। कदीर ज़रा उखड़ मजाज था। उष्णा कॉलेज में पढ़ती थी। गुज़िश्ता साल एक और आफत आन पड़ी। कार एक्सीडेंट में सादत साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए। नानी माँ परदेस में अकेली रह गई। कदीर को खबर मिली।
بدकिस्मत नौजवान बाप की ताज़ियत को भी न गया। परदेस के कारोबार को छोड़ अपने मुल्क में सादिक साहब के वेल ऑफ कारोबार पर सांप बनकर आ बैठा। उष्णा अच्छी फंसी, ना तो इस पैसे की कदर कि वीज़ा करवाकर बूढ़ी नानी के पास जा पहुंचती, न बाप का सहारा, बचा सौतेला भाई, जो इस खतरे से उसे हिस्सा देने से इनकारी था कि बाप की ये बेटी परदेस में जाकर कारोबार की बागडोर अपने हाथ में न ले ले। भाई भाभी मिलकर बेचारे यतीम की जड़ें काटने में सरगर्दा थे। जड़ें भी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक शजर कद और तन और खड़ा था। शाम के 7 बज रहे थे। अंधेरा हर शय लपेट में लेने को था। अरमान ने धीमी रफ्तार से कार चलाई। मॉडल टाउन में दाखिल होते ही मारिया ने खिड़की से सर निकाला। कार घरों के आगे से गुजरते हुए बंगले के आगे राह रुकी। मारिया ने एक बार फिर बाहर झांका और धक से रह गई। कार के रुकने का इंतजार भी ना किया और तेजी से दरवाजा ठाक खोलकर नीचे उतरी और गेट खोलकर अंदर बढ़ती चली गई। पोर्च में सीढ़ियों पर वो सर झुकाए खड़ा था। हार्न की आवाज पर चौंका। मारिया दौड़ी चली आई, पोर्च में दाखिल हुई और फूली सांसों के साथ उसके सामने आ खड़ी हुई। अली। अली ने सर उठाया। मारिया ने उसे बाजुओं से थामा। मारिया, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने होंठ काटते हुए दलील दी। इंतजार? लेकिन बाहर क्यों खड़े हो? वो बेहद फिक्रमंद थी। वो अंदर अंदर डर लग रहा था। उसने एक बार फिर सर झुका लिया। मारिया कुछ न कह सकी। अरमान मारिया के पीछे आ खड़ा हुआ। उसे देखकर मुस्कुराया। कैसा है यार? अली ने खाली खाली नजरों से उसे देखा। मारिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। अली, इन्हें पहचाना नहीं? अरमान, ये अरमान है, अली की दोस्त। याद है? अली कुछ न बोला। अरमान को देखता रहा। एक कदम पीछे हटा। अरमान के मुस्कुराते के चेहरे के बावजूद उसे डर गया। मारिया के पीछे हो गया। इसके बालों में सर दे लिया। अंदर चलते हैं मारिया। उसने धीरे से सरगोशी की। सुन तो वो अरमान ने भी ली थी। मारिया ने बेबसी से अरमान को देखा। उसने अली को देखा। मारिया का कंधा थपथपाया। मैं चलता हूँ। मारिया ने सर झुकाया। अरमान ने गहरा सांस लिया और वापस पलट गया। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे सिर्फ तुम अच्छी लगती हो, वो हौले हौले कह रहा था। मारिया चुपकी रह गई। उसका हाथ थामा और उसे अंदर ले आई। मुझे किसी से नहीं मिलना अरमान, अरबाज या कोई और, किसी से नहीं मिलना मुझे। मुझे इनसे डर लगता है। सिर्फ तुम अच्छी हो, तुम। वो मुसलसल बड़बड़ा रहा था। मारिया ने नरमी से उसके दोनों हाथ थाम कर इसकी पेशानी पर लब रखे। कुछ लम्हे यूं ही बैठी रही, फिर पीछे हटी तो अली पुरसकून हो गया था। ये मारिया के लिए नया नहीं था। वो ऐसा ही हो गया था। दोस्तों से उसे नफरत थी, सबसे नफरत थी। बस एक मारिया उसकी जान थी। सुबह के करीब पड़ोसियों के घर से आहो बका की आवाजें बुलंद हुई। मारिया एक झटके से उठी। उसे लगा जैसे वो चीखें इसके बगल वाले कमरे से आ रही हों। वो दौड़ती हुई अली के कमरे की तरफ बढ़ी। वहां वो खिड़की के करीब कानों में उंगलियां ठोंसे आंखें सख्ती से बंद किए दोजाना फर्श पर बैठा था। मारिया समझ ना सकी। वो स्लीपर पहने भागती बाहर आई और लॉन में खड़े होकर उनकी तरफ झांकने लगी। आवाजें वहां से आ रही थी। पड़ोसियों की 6 साल लड़की सारों कतार आंसू बहा रही थी। इसकी फलक शगाफ चीखें किसी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बच्ची की वालदा इसे गोद में उठाए अंदर ले जाने की फराक में थी। बच्ची के वालिद गुमसुम चाय व कुआ पर खड़े थे। आसपास के लोगों ने हल्का बना रखा था। क्या हुआ है? क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। मेन गेट से झांक झांक कर अंदर आ रहे थे। कुछ इमदाद दरसी करने अंदर भी जा चुके थे। समय भी इन लोगों में खड़ा था। मारिया लॉन से निकली और फेंस पार करते हुए उसकी तरफ बढ़ी। यहाँ क्या हुआ है? वो समी से मुखातिब थी। समी ने उसे सहमी नजरों से देखा, फिर बोला, क्या तुम ये देख पाओगी? वो एक तरफ हट गया। मारिया ने अंदर झांका। खौफ की एक सर्द लहर उसके बदन में दौड़ गई। सब जानते थे कि इमदाद साहब पुलिस में थे। घर में हन बरसता था। अहम फाइलें भी लाकर मौजूद रहती थीं, लॉकर में मौजूद रहती थीं। इसी वास्ते 2 शेर जवान कुत्ते इनके घर के बाहर हरदम चौकीदारी करते रहते थे। वही 2 कबील जुस्सा पालतू कुत्ते नहूदुहान इमदाद साहब की दहलीज पर दम तोड़ चुके थे। मारिया को झुरझुरी आ गई। उधर लोग इमदाद साहब से मुखातिब थे।
क्या चोर आया था? कुछ चुरा के तो नहीं ले गया? नहीं भाई, हैरत हुई इसी बात पर है। ना तो कोई सामान गायब है और ना कोई ज़ेवर। नन्ही बेटी सुबह जल्दी जाग गई। खेलने के बहाने बाहर आई तो बस ये देख लिया। अभी तक रो रही है। जाने कौन संगदिल ये हाल कर गया मेरे शेरों का। मारिया ने एक-एक मुतासिब निगाह इन मासूम बेजान कुत्तों की लाशों पर डाली। फिर उसे अपने घर का ख्याल आया। लॉन पार करते हुए वो अली के कमरे की तरफ बढ़ी तो वो अभी तक जूं का त्यों बैठा हुआ था। अली, अली अब उठ जाओ। उसने अली के हाथ नीचे गिरा दिए। कौन रो रहा था? वो सहमी आवाज में पूछ रहा था। कोई भी नहीं। उसने अली के बात सहलाया। चलो नीचे चलती है। भूख लगी होगी ना? अली ने इस बात में सर हिलाया। मारिया इसका हाथ पकड़े उसे नीचे ले आई, लेकिन दरवाजा बंद करते हुए दाएं तरफ रखे कूड़ेदान में पड़ा खूना चाकू नहीं देख सकी। नाश्ता बनाया। अली को जरूरी है याद आया दी और खुद नीचे आ गई। इमदाद साहब के घर के बाहर रश जूं का तू मौजूद था। सूरज की पीली पीली रोशनी चहार सो छाई हुई थी, मगर उसे लगा जैसे अंधेरा अभी जूं का तो कायम है। वो अंधेरा जो उसे रोज दिखाई देता था। कदीर के हाथों वो बेबस हो चुकी थी। जालिम ना उसे आर लगा रहा था न पार। डेवनफोर्ड स्कूल में जूनियर क्लासेस के इजाफी पहले पीरियड्स लेना उसकी जिम्मेदारी थी। वो फुटपाथ पर खड़ी किसी टैक्सी के इंतजार में थी जब टैक्सी को खोजती उसकी मतलाशी निगाहें सामने रेस्टोरेंट पर जाती की। दोनों की नजरें दो चार हुई। उषा ने फौरन ही नजरें हटा ली। तेज तेज कदमों से फुटपाथ पर चलती चली गई। उधर वो उसे देख चुका था। उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ दौड़ा आया। उष्णा, उष्णा रुको तो। उष्णा एक झटके से रुकी। वो घुटनों पर हाथ रखकर गहरे सांस लेने लगा। अच्छा भगाया तुमने मुझे, बंदा किसी की बात भी सुन लेता है। उष्णा को गुस्सा आया। उसकी सुनी अनसुनी करते हुए कहने लगी, तुम फिर मेरा पीछा कर रहे हो? देखो, मैंने पहले भी कहा है मैं किसी के पीछे नहीं भाग रहा। इत्तेफाक भी कोई चीज होती है। इत्तेफाक से एक बार देख लिया ना, काफी है। अब चलते बनो। दरअसल वो खुद चलती बनी और हम फिर भी उसके पीछे चलता रहा। वैसे एक बात तो बताओ, ये रूडनेस बेतनाई मेरे लिए है या तुम वाकई मुंह में मिर्चें रखकर पैदा हुई थी? उष्णा एकदम रुकी और हमको मजबूरन रुकना पड़ा। उसने शरारती कह कहे को मुश्किल बाहर आने से रोका और मुंह पर उंगली रखी। सॉरी, ये नहीं कहना चाहिए था। तुम्हें किसी ने औरतों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अभी तो सॉरी कहा। चलो भी, गुस्सा थोक दो। उष्णा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम तुम पागल वागल तो नहीं हो? नहीं तो, मैं अरहम हूँ, असद का दोस्त हूँ। तुम्हें बताया तो था। टैक्सी उसके पास आके रुकी। उष्णा उससे कहते हुए सीधी टैक्सी में बैठ गई। असद के दोस्त हो तो असद की दोस्ती बनकर रहो। किसी और का दोस्त बनने की जरूरत नहीं है। अरहम मुस्कुरा दिया। टैक्सी जरा सा आगे बढ़ी। उष्णा ने यूं ही कार के शीशे से बाहर झांका। वहां अरहम उसे देखते ही चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर हाथ हिलाने लगा। वही मंजर। उष्णा ने सर झटका, लेकिन इस बार चेहरे पर खफगी का हल्का सा भी तासुर न था। उसने काबू रखना चाहा और चेहरा मोड़ लिया। वो शाम ढले घर वापस आई थी। इमदाद साहब की कोठी के बाहर रश खत्म हो चुका था। उसने उचटती सी नजर दान पर डाली। शायद मौली ने गड़ा खोदकर खूना कुत्तों को दबा दिया था। खून के निशानात भी पक्की रविश से साफ कर दिए गए थे। वो पर्स थाम कर अपने घर की तरफ पलटी। तभी किसी ने उसे पुकारा, मारिया, मारिया यहाँ। उसने पलटकर देखा। वो अभी अभी कार से उतरा था। उसे घर की तरफ बढ़ते देखकर उसके पीछे आन खड़ा हुआ था। समी। उसने वो फिर समी को देखा। क्या हुआ? वैसे ही तुम्हें देखा तो सोचा हालचाल ही पूछ लूं। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, आखिर पड़ोसी हो हमारा, तुमने भी तो कभी मेरी खैरियत दरियाफ्त की ही नहीं। वो 19-20 साल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। मारिया से 1-1.5 साल बड़ा था। शौक मिजाज और खुश इखलाक। मारिया ने सर झुकाया, हकलाने जो लगी थी। वो, मैं अरमान के साथ होती हूँ, घर आती हूँ तो अली को मैं समझता हूँ। उसने रसान से कहा। आप कैसे हैं वो? बेहतर है। उसने अपने नहीं जवाब दिया। समी ने सर हिलाया। वो बात खत्म करके वापस पलटी। एक लम्हे में समी ने उसे रोका। मारिया शशतर रह गई। इसकी गिरफ्त में बंधी अपनी कलाई को बगौर देखा। तीखी नजरों से उसे देखा। उसने फौरन मारिया के खतरनाक तासुरात को परखा और जिस कदर तेजी से वो कलाई थामी थी, उसे तेजी से छोड़ दी। मैं जानना चाहता था, अगर अगर तुम कल फारिग हो तो मुझे, दरअसल मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां मिल रही हैं।
سارے دوست مسجد کر کے آؤٹ آف سٹی گئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا اگر تم اور میں، میرا مطلب ہم دونوں ساتھ میں ڈنر۔ اس نے وہ سب تو سنا ہی نہیں، بس ٹکر ٹکر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ آئی ایم سوری، اس نے فوراً فیصلہ کیا اور پوری بات سنے بغیر ہاتھ چھڑایا۔ دھیمی قدموں سے گھر کی طرف بڑھی۔ اس نے ان جھکی نظروں سے نہیں دیکھا کہ کل کی طرح آج بھی علی حیدر لان میں کھلنے والی کھڑکیوں پر کھڑا تھا۔ دیکھ رہا تھا کیسے ماریا، اس کی ماریا کسی اور کے پاس، کسی اور کا ہاتھ تھامے باتوں میں مشغول تھی۔ اسے اکثر بھول گئی تھی، اس کی ماریا کو کسی نے ہاتھ لگایا۔ ہاتھ کیسے لگایا؟ اس کی ماریا، علی حیدر کی ماریا، کسی نے اسے چھوا بھی کیسے؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔